8. सुहानी ने आंखें खोली और मेरी तरफ घूर के देखा। मैं मुस्कुराया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। हम दोनों एक दूसरे को ऑक्सीजन सप्लाई देने लगे। जाने कब मेरे बुझे हुए अरमानों में फिर से चिंगारी भड़की और मैंने उसकी लूज टी शर्ट के अंदर हाथ डाल दिया। पागल क्या कर रहा है? यहाँ नहीं। अब तो जहाँ हो रहा है वहाँ होने दे मेरी जान। कब से तुझे मिस करके अपने हाथों की लकीरें मिटा रहा हूँ। मैंने इतनी जोर से अंदर हाथ डाला कि ब्रा का एक हुक टूट गया। ओह फक, स्टूपिड। मुझे घर भी जाना है, ये सब मत कर। मुझे भी फील हुआ कि ये कोई अप्रोप्रिएट जगह नहीं थी ये सब करने की। मैंने उसे छोड़ दिया। फिर याद आया कि उस नशेड़ी के उठने का टाइम हो गया था। तो शाम को मिलना घर के बाहर। सुहानी ने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और शहर में रहने वाली ऑलमोस्ट नॉर्मल लड़की की तरह उसने भी अपनी टी शर्ट के अंदर हाथ डालकर जाने क्या जादू किया कि बिना टी शर्ट उतारे ही उसकी ब्रा उसके हाथों में आ गई। अब ठीक है, बहुत लाइट फील हो रहा है। एक तरफ मेरा मिशन था और दूसरी तरफ मिशनरी पोजीशन। मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या करूं क्या ना करूं। इतने में सुहानी ने मुझे धक्का दिया और वहां पड़े कुछ पुराने बॉक्सेस पर मुझे बिठा दिया। देख सु, हम ये सब बाद में भी कर सकते हैं बाबू, कोई आ जाएगा। मुझे आज मत रोक प्लीज। आई मिस्ड यू सो मच। बट यहाँ तुम कंफर्टेबल तो हो ना? बहुत बोलते हो। अब इससे ज्यादा ऑब्जेक्शन करने में मुझे रिस्क लग रहा था कि कहीं सुहानी सच में ना रुक जाए। वो मेरे पास आई और मेरी गोद में बैठकर मुझे किस करने लगी। हम जिस गट्टे के डब्बे पर बैठे थे वो पिचकने लगा। मैंने डब्बे की परवाह ना करते हुए उसके टी शर्ट के अंदर हाथ डाला तो मेरे हाथों को हेवनली फीलिंग आने लगी। ग्राउंड फ्लोर पर बनी सीढ़ियों के पीछे हम जितना पॉसिबल था उतना रोमांस करने लगे। सुहानी ने मेरी पैंट खोल दी। तभी स्टेयर्स का दरवाजा खुला और अथर्व का सर दिखाई दिया। पार्थिव, तू है क्या यहाँ पे? सुहानी चौंक गई। मैंने उसके मुंह पर हाथ रखा। अथर्व बाहर से आया था। अंदर ऑलमोस्ट अंधेरा था इसलिए उसे अंदर होता प्रोग्राम दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने धीरे से अपनी जिद बंद की और सुहानी को उसकी ब्रा पकड़ाकर मैं गेट पर आया। क्या हुआ तुझे? भोसड़ी के तू यहाँ है? मैं सारे में तुझे ढूंढ ढूंढ के थक गया। क्यों किए ऐसे फालतू काम? फोन दिलाया था ना, कॉल कर लेता। ओ हाँ, मोबाइल मैं तो भूल ही गया था। सुन, वो साला नशेड़ी था ना, वो हरामी, वो चला गया यहाँ से। चला गया मतलब? ऐसे कैसे चला गया? मैं अथर्व के साथ बाहर निकलने वाला था कि मुझे याद आया कि सुहानी अभी ब्रा पहनने में बिजी थी। मैं रुक गया। क्या हुआ, रुक क्यों गया? चलना। तू चल, मैं 2 मिनट में आता हूँ। अबे 2 मिनट में क्या मैगी बनाएगा? चलना, उसको ढूंढते हैं। भाई मेरे चूतिए, तू जा, मैं आता हूँ। 2 मिनट बाद गेट पे मिलता हूँ। हाँ जा। अतर मुझे उल्लुओं की तरह देखने लगा, फिर गंदी से स्माइल के साथ बोला, ओ अच्छा, अब समझा बेटे। सही है, लगा रहे, मैं देखता हूँ। उसके जाते ही मैं पीछे मुड़ा तो देखा सुहानी रेडी हो चुकी थी। इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है? हाँ, इसे अपने सिवा कोई और इम्पोर्टेंट नहीं लगता। काम डाउन डार्लिंग, इधर आओ। नहीं, मुझे नहीं आना। मेरा कजन भी वहाँ अकेला बैठा वेट कर रहा होगा। अरे सुनना, रात को मिलने का कोई इंतजाम? सुहानी मेरी बात सुने बिना ही दरवाजा बजाती हुई चली गई। मैं उसे जाते हुए भी नहीं देख पाया। मेरा दिल हुआ कि मैं अकेले में जोर से चिल्ला दूं, और करो काम के समय दे धड़ाम। मैं भी गुस्से में दरवाजे को ड्रम की तरह बजाता हुआ डोर पर पहुंचा तो देखा अथर्व एक बैटरी रिक्शा वाले से बात कर रहा था। मैं उसके पास पहुंचा। इन भैया ने बताया कि वो साला पुराने वाले नाले तक इन्हीं की बैटरी रिक्शा में गया और बीच रास्ते में उतर कर आ गया। भैया आपको पैसे दिए उसने? मैंने जोर से चिल्ला के पूछा, पर तब तक बैटरी वाले भैया अपना मुंह में गुटखा ठूस चुके थे। अबे तुझे पैसे का क्या करना है? आ चल, नाले पे चलते हैं ना। पैसे का क्या करना है लाले, कि अगर उसने पैसे दिए हैं तो इसका मतलब उसके पास अभी भी माल है। रिक्शा वाले ने एक उंगली दिखा दी। एक क्या, 10 रुपए दिए? अबे चूतिए, 10 दिए होते तो 10 उंगली दिखाते ना। 100 रुपए दिए हैं, चल जल्दी। बैटरी रिक्शा वाले भैया के फेस पर मुस्कान आ गई। उन्होंने इशारे से हमें बैठने के लिए कहा। उधर हम धूप में धक्के खा रहे थे और इधर घर में मेरी मम्मी श्रेया के सो जाने के बाद ग्लास धो रही थी। हाय, कैसी कैसी लड़कियां हैं ये आजकल की। ये नहीं कि खुद ग्लास धो दे और मुझे आराम करने दे, पर नहीं, सारे काम मेरे ही जिम्मे है। मम्मी को अचानक डाउट हुआ कि जब मैं और अथर्व घर पर नहीं थे तो श्रेया यहाँ आई ही क्यों थी।
अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए वो किचन से फ्री होकर सीधे मेरे रूम में आई और एक एक सामान को उठा उठा कर कोई एविडेंस ढूंढने लगी। पर हमारे पास अब तक विजिटिंग कार्ड्स भी नहीं थे, तो उन्हें मिलता ही क्या। वो वापस श्रेया के पास गई और उसका मोबाइल चेक करने लगी, पर मोबाइल लॉक खोलना इतना आसान तो नहीं था, इसलिए मोबाइल छोड़कर वो श्रेया का पर्स चेक करने लगी। उधर घर में मम्मी की जासूसी चल रही थी और इधर हम 10 मिनट से भी पहले पुराने नाले पर पहुंच चुके थे। मैंने 10 का नोट निकाला और उनको पकड़ा दिया। रिक्शा वाले भैया ने वो नोट मेरी तरफ वापस पकड़ा दिया। क्या हुआ, 10 रुपए तो लगते हैं यहाँ तक के। वो फिर से एक उंगली दिखाने लगा। नहीं, 1 रुपए खुले नहीं है। भोसड़ी के वो 100 रुपए मांग रहे हैं, दे जल्दी। अबे ऐसे कैसे दे दूं, इतना सा तो रास्ता है। चिंदी चोर, वो निकल जाएगा हाथ से। यहाँ से पैदल गया है तो आसपास ही होगा। मैंने दिल पर पत्थर रखकर बैटरी रिक्शा को 100 का नोट दे दिया। तुम्हें पता है, आज तक मैंने अपनी लाइफ में किसी भी बैटरी रिक्शा ड्राइवर को इतना पैसा एक साथ नहीं दिया। लकी हो तुम भैया। अतर मुझे खींचकर नाले से साइड में बनी रोड पर ले जाने लगा। हाँ भोसड़ी के, तेरे 100 रुपए से ही तो वो अंबानी बनेगा ना। चल, शायद उस पार चला गया होगा। दिल्ली में ऐसे 10 नाले थे जिनके साथ में पतली सी रोड और रोड के दूसरी साइड में एक पार्क बना था। इस पार्क को पार करने के बाद आगे फिर एक रोड जा रही थी। उस रोड को क्रॉस करके फिर से नाले साथ की पतली गली कंटिन्यू हो रही थी। दोपहर के टाइम यहाँ इतनी गर्मी और बदबू थी कि कोई जिंदा आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। 1 मिनट यार, इतनी गर्मी में वो आलसी आदमी सड़क पर क्यों रुकेगा। चल पार्क में चल के देखते हैं। अबे पार्क में तो बुढ़े लोग ताश खेल रहे होंगे ना। घंटा, आजकल बुढ़े लोग मोबाइल ऐप में ताश खेल लेते हैं घर बैठे बैठे ही। चल, यहीं कहीं नशेड़ी पड़ा होगा। पार्क वाकई खाली था। हम दोनों लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाकर पार्क की एक एक झाड़ी चेक करने लगे। अचानक अथर दूर से चिल्लाया, मोटे, इधर आ। मैं खुश हुआ। क्या हुआ, नशेड़ी सोता हुआ मिल गया क्या? नहीं यार, पर इधर आ। मैं डिसअपॉइंटमेंट लेकर उसके पास आया। मुझे लगा अथर फिर से कोई चुतियापे की बात बताएगा। पहली गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। क्या हुआ, अनयूज्ड कॉन्डम दिख गया क्या? नहीं बे, यहाँ की मिट्टी देख। क्या देखो इस मिट्टी में, तुझे मिला ना दो इसमें। अबे ध्यान से देखना। मैंने ध्यान से देखा। अथर का डाउट सही लग रहा था। वहाँ की मिट्टी ऐसी थी जैसे अभी अभी किसी ने गड्ढा भरा हो। हम दोनों ने इधर उधर चेक किया और कुत्ते की तरह खोदने लगे। 2 मिनट बाद ही हम दोनों के फेस पर एक स्माइल आ गई। हमें एक लकड़ी का बॉक्स मिल चुका था। बहन की आंख, खोल जल्दी, देख कितना माल है। ये देखने में कोई ट्रेडिशनल बॉक्स लग रहा था। इसके ऊपर बने डिजाइन को देख के कोई भी कह सकता था कि इसमें पहले चूड़ी रखी जाती होगी। मेरे बॉक्स खोलते ही अथर की स्माइल गायब हो गई। ओ बेंचो, ये क्या ड्रामा है? बॉक्स के अंदर एक छोटा सा व्हाइट पैकेट पड़ा हुआ था। मेरा भी चेहरा उतर गया। ड्रग्स है ये किसी टाइप का। अच्छा, टेस्ट करके बता इसकी क्वालिटी कैसी है और इसका रेट क्या मिलेगा? भोसड़ी के मैं डॉक्टर सालू के नहीं हूँ जो जीप से चाटुई से। और इसका रेट नहीं, डेट मिलेगा, वो भी जेल जाने के बाद कोर्ट का। हमारी जमानत मुश्किल हो जाएगी। एक बात बता, पूरे बॉक्स में यही भरा होगा? हाँ? नहीं यार, बॉक्स तो थोड़ा गहरा लग रहा है। मैंने तुझे आधे अधूरे सेक्स से उठा लिया, इसीलिए तेरा दिमाग नहीं चल रहा है ना? हैं? क्या है? भोसड़ी की छोटी छोटी चीजें मुझे बतानी पड़ रही है। क्या घंटे का ब्रेन कुमार है तू? अतर की बात में वैलिड पॉइंट था। सुहानी के जाने के बाद भी मेरा ध्यान सुहानी की ज्योग्राफी पर ही था। मेरे हाथ से बॉक्स छीनकर अतर ने उसकी टॉप लेयर हटाई। अब एक बार फिर हम दोनों के फेस पर स्माइल आ गई, क्योंकि अंदर वाली लेयर में एक नोट का बंडल था और सोने के कुछ इयररिंग्स पड़े हुए थे। इस बॉक्स की तीसरी लेयर में एक गोल्ड का नेकलेस और कुछ कंगन रखे हुए थे। हमारे हाथ में खजाना लग चुका था। अभी हमें खुश हुए 10 सेकंड्स भी नहीं हुए थे कि पीछे से अमरीश पुरी जैसी दिल दहला देने वाली आवाज आई। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? दोपहर के बाल जला देने वाली गर्मी में मैं और अथर पार्क में ट्रेजर हंट कर रहे थे कि हमें पीछे से राकेश सुमन ने आवाज दी। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? एक बार तो मैं और अथर दोनों बुरी तरह घबरा गए। ऐसा लगा जैसे हम ही चोर थे और रंगे हाथों पकड़े गए थे। पर फिर स्लोली हमें कॉन्फिडेंस आने लगा। मुझसे पहले अथर घुमा और फुल टेंशन के साथ बोला, क्या बे? क्या मतलब क्या कर रहे हैं? खजाना अपने नाम कर रहे हैं? अरे ऐसे कैसे खजाना? ये तो मेरा डब्बा है। अगर ये तेरा डब्बा है तो बता नाम कहाँ लिखा है? अरे पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
मैं भी शोर मचा के सबको बुला लूंगा। मैं राकेश की आवाज में घबराहट फील कर रहा था। मुझे तरस आने लगा। मैंने अथर्व को टोका, रुक जा यार। अबे ऐसे कैसे रुक जाऊं? हाँ, जा बुला, मचा हल्ला, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर। मैं पूरे मोहल्ले में ये सारी ज्वेलरी और नोट्स बांट दूंगा। बोल, लोग मुझे पकड़ेंगे या पैसा उठाएंगे? हाँ? राकेश सुमन का चेहरा कांप रहा था। उसकी आंखों में दिख रहा था कि उसकी फट रही है। देखो भैया, ऐसा ना करो, मेरे जीवन भर की कमाई है। हाँ, अब आया ना लाइन पे। अभी किस टोन में बोल रहा था तू? हाँ, कि जैसे कोई चोर पकड़ लिया है तूने। नहीं भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। अथर्व ने डब्बा मुझे पकड़ा दिया। मैंने राकेश सुमन भैया को प्यार से पुचकारा, देखो भैया, हम तो तुम्हारे ही काम में लगे हुए थे। ऐसा तो नहीं है कि बस मजे ले रहे हो। तुम्हारे बेटे से इन्फॉर्मेशन निकालने में हमारे कितने खर्च हुए हैं जानते हो? अब राकेश बिल्कुल ही रिक्वेस्ट मोड में आ गया। उसने हाथ जोड़ लिए। देखो भैया, तुम तो समझते हो, बड़े भैया शायद हमारी कहानी नहीं जानते, पर तुम्हें तो सब बता रखी है हमने। हमारे जीवन भर की जमा पूंजी है भैया। अपना जो खर्च हुआ हो वो ले लो और बाकी हमें लौटा दो भगवान के लिए। मैंने अथर्व की तरफ देखा। क्या बोलता है पार्टनर, 50,000 ले ले? अरे ऐसा जुल्म ना करो सर जी। अथर्व ने मेरे कंधे पर हाथ मारा और बड़े स्टाइल से बोला, अरे दे दे यार इसे, गरीब बेचारा है और अब लाइन पे भी आ गया है। राकेश भैया ने हाथ आगे किया। क्या मतलब दे दे, हम अपना कट नहीं लेंगे। अबे छोड़ ना, घर वर बेच के तो लाया है पैसा। अबे लेकिन अब भैया जब बड़े भैया कह रहे हैं तो दे दीजिए ना। तू चुप रह। अथर्व भाई, एक बार और सोच ले, या अपनी पार्टनर से पूछ ले। अब भैया हम सच कह रहे हैं, बहुत गरीब हैं हम। भोसड़ी के हम तुझसे भी ज्यादा गरीब हैं। चुप रह 2 मिनट। मैंने अथर्व के कंधे पर हाथ रखा और उसे पार्क के एक कॉर्नर तक ले गया। बॉक्स अभी भी मेरे हाथ में ही था, इसीलिए राकेश भैया पीछे पीछे आ गया। अरे छोड़ ना यार, और मौके मिलेंगे, जाने दे। अबे साले, जो खर्चा हुआ है उसका क्या? कितना हुआ है? 300-500 होगा। आयशा से एक्स्ट्रा ले लेंगे यार, इसे छोड़ दे। गांव में जमीन वमीन लेके मस्त रहेगा। मैंने हैरानी से अथर्व की तरफ देखा। ये साला अचानक से दानवीर करण बन रहा था, पर ठीक है, जब भाई ने कह दिया तो कह दिया। मैंने राकेश सुमन को उसका पूरा बॉक्स पकड़ा दिया। वो हमारे पैर छूने लगा। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? हम कोई कंजा के थोड़ी हैं। अरे नहीं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। मैं तो आज छोड़े बैठा था, तुमने मेरा सारा खोया पैसा लौटा दिया। भैया पैसे तो तुम्हें मिल गए, पर बेटे की परवाह नहीं है। वो नशेड़ी अभी भी कहीं स्मैक खींच रहा होगा। राकेश भैया ने गंदा सा मुंह बनाया और वुडन बॉक्स को अपने अंडर आर्म्स में दबा लिया और गमछे से मुंह पोंछते हुए बोला, भैया ऐसा है कि गरीब का लड़का किसी काम का नहीं होता। एक बार हाथ से निकल गया तो लौटेगा थोड़ी। फिर हमरे साथ आ जाता तो भी रिक्शा ही चलाता। अभी तो कुछ भी कर ही लेगा, लेकिन हमसे और नहीं रहा जाता इस शहर में। दिल्ली हमें रास नहीं आई भैया। मैंने और अथर ने ऐसी मुंडी हिलाई जैसे हम इसके अंकल वाली कन्वर्सेशन में बड़े इंटरेस्टेड थे। वो हमें बार बार धन्यवाद बोलता चला गया। हम भी इतने गर्मी में खड़े खड़े सूख चुके थे, तो सोचा हम भी घर चले जाते हैं। हम ऑटो रिक्शा करके घर की ओर आने लगे। उधर मेरी माँ श्रेया के मुंह पर टप टप करके उसे उठा रही थी। ए श्रेया, उठो, अरे उठो, कैसे फैल गई हो दरियाई घोड़े की जैसी। चलो उठो। हाँ क्या जी? क्या हाँ जी क्या? हाँ उठो और चाय बनाओ। अरे क्या टाइम हुआ है? अरे बाबा, मैं कोई घंटाघर हूँ जो तुम्हें टाइम बताऊं? खुद उठो और अपनी आंखों से देखो। श्रेया दिल्ली के सारे यूथ की तरह उठते ही अपना मोबाइल ढूंढने लगी। मेरा फोन कहाँ गया? मुझे क्या पता, मैंने तो देखा भी नहीं कि तुम्हारा कौन सा आईफोन है। श्रेया ने बिखरे हुए बालों को सीधा किया और मेरी मम्मी की तरफ घूर के देखा। आंटी सच सच बताओ, आप फोन का लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी ना? हाँ, मैं क्यों कोशिश करूंगी? अरे मैं तो खोल ही लेती अगर खोलना चाहती तो। आंटी प्लीज मेरा फोन दो ना। अरे मेरी जेब में थोड़ी है, और देखो मेरे पास तो जेब ही नहीं है। मम्मी घर में भी कॉटन साड़ी पहनती थी, उन्होंने जेबें दिखाने की एक्टिंग की। ओहो, ये पार्थिव भी ना। फाइन, रख लो आप फोन, मैं जा रही हूँ अपने घर।
अरे अच्छा अच्छा, रो नहीं। हाँ, अभी तुम्हारा फोन दे देंगे। पहले ये बताओ, ये अथर्व और पार्थिव आजकल कर क्या रहे हैं? कौन सी प्लानिंग घूम रही है इनके दिमाग में? ओह, तो आपको ब्लैकमेल करना था मुझे। वेरी गुड। नहीं नहीं भाई, ब्लैक और व्हाइट मेल जैसा कुछ नहीं। मैं तो बस ये पूछ रही थी कि वाकई अकाउंट्स तो नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना? कुछ तो खुफिया आइडिया है उसके दिमाग में। मुझे पता है मेरा बेटा बहुत चंट है। अरे भाई, उसका बाप भी तो बहुत चंट था। हाँ, वो है चंट और उसके पापा भी होंगे, बट आप इनसे ज्यादा हो। प्लीज मेरा फोन दो ना आंटी, मेरे घर से कॉल आई होगी। ये देखो, कोई कॉल नहीं आई है, देखो ना। मेरी मम्मी ने श्रेया का मोबाइल अपनी कमर में खोस लिया था। अपनी चोरी पकड़े जाने पर उनके फेस पर एक शरारती हंसी आई। श्रेया ने तुरंत मोबाइल छीना। ओह गॉड, 3 बज रहे हैं। अब तक तो अथर्व पार्थिव को आ जाना चाहिए था। कहाँ से? तभी हमारा ऑटो घर के बाहर रुका। थैंक गॉड आ गए। अभी बताती हूँ, आपने मुझे विस्की पिला दी थी, वो भी दिन में। ए, खबरदार, सोच लेना। हाँ, अगर पार्थिव को तुमने कुछ भी बताया तो नेक्स्ट टाइम फोन वापस ही नहीं करूंगी मैं। श्रेया मुस्कुरा दी। ओ श्रेयू, थैंक गॉड कि तुम यहीं पे हो। यार पानी की बोतल देना, बहुत प्यास लग रही है। ठंडा पानी तो है ही नहीं, हम दोनों सारा पी गए। मैं भी तब तक ऑटो वाले पैसे देकर घर के अंदर आ चुका था। हैं? सारा ठंडा पानी खत्म कर दिया? क्या दारू वारू पी रहे थे क्या आप लोग? तभी श्रेया ने ना में सर हिलाते हुए डकार मारी। मैंने डिस्गस्ट लुक दिया। यार तुम गरम ही दे दो, मैं सह लूंगा थोड़ा, बस पानी पिला दो। 10 मिनट बाद हम तीनों मेरे रूम में सेटल हो चुके थे। तब हमने श्रेया को बताया कि हमारा पहला केस सॉल्व हो चुका था। ग्रेट। कितना कैश मिला उसके बॉक्स से? हमने गिना नहीं, क्योंकि रिक्शे विक्शे वाले का पैसा हम नहीं लेना चाहते। अबे ओ, हम नहीं तू। अपने टिचकुले से मेरा टिचकुले निकाल दे। वेट, हु इज दैट टिचकुले गाय? एंड व्हाई जस्ट यू टू डिसाइड दैट पैसे नहीं लेने? हम तीनों पार्टनर है ना? अथर्व श्रेया की तरफ देखने लगा, श्रेया मेरी तरफ देखने लगी और मैं अथर्व की तरफ देखने लगा। हम तीनों एक इनविजिबल ट्रायंगल बना रहे थे। ओह हेलो, से समथिंग। अकेले डिसीजन क्यों लिया? ये तो हम तीनों का डिसीजन होना चाहिए था ना? देख यार, वो बहुत ही पुअर फैमिली से है। उसका बेटा भी नशेड़ी हो गया है। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के वो पैसे और कुछ ज्वेलरी जमा की थी, और मुझे उससे ये सब लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। आई गेट इट अथर्व, बट तुम मुझे एक बार बोल तो सकते थे ना, आई एम योर फकिंग पार्टनर। अथर्व मेरी तरफ देखने लगा। मैंने शोल्डर्स उठा दिए। मुझे क्या करना था कि ये फकिंग पार्टनर थी या लिकिंग एग्जीक्यूटिव थी? मैं तो कम से कम 50,000 फीस लेना चाहता था, पर अथर्व का दिल दरिया और पिछवाड़ा समुंदर बन गया था। रात 10 बजे तक हम तीनों रेस्ट करते रहे। उसके बाद हम अपने सेकंड क्लाइंट से एडवांस लेने के लिए घर से निकले। सेकंड क्लाइंट याद है ना? आयशा भाभी के हस्बैंड हुसैन भाई हमारे सेकंड क्लाइंट थे। उनको आयशा भाभी की फोटोज और मोबाइल नंबर भेजने के बाद हमने उन्हें यकीन दिला दिया था कि हम जेन्युइन इन्वेस्टिगेटर्स थे। अब हमें 10,000 कैश चाहिए था, पर उन्होंने बार्गेनिंग करके इसको 5,000 कर दिया था। यार एक बात कहूँ, हमें 10,000 ही लेने चाहिए थे। ऐसे स्टार्टिंग में धंधे का रेट खराब करना ठीक नहीं है, और फिर हर दूसरा आदमी आकर 50% डिस्काउंट मांगने लगेगा, है ना? पार्टनर, तू इसे समझाएगा या मैं पार्टनरशिप छोड़ दूं? देख श्रेव, बात बात में ऐसे छोड़ने की धमकी देती रहेगी ना, तो हम ऐसे सीरियस लेना तुझे बंद कर देंगे। और रही बात इसको समझाने की, तो डार्लिंग, ये तेरे होने वाले हस्बैंड है, मेरे नहीं। ऑफ कोर्स, तेरा होने वाला हस्बैंड कैसे होगा? तेरा तो ऑलरेडी सोलमेट है ये। इतने सालों से तू ही तो इसके नखरे झेलता आ रहा है। अरे यार, तुम लोग ना बात को कहां से कहां ले जाते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें 50% डिस्काउंट नहीं देना। शट अप! हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। We just gave him an option to pay partially. That's it. वो अभी 5K पे करेगा, फिर नेक्स्ट वीक 5K पे करेगा, फिर उसके नेक्स्ट वीक। होल्ड ऑन, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई गई? बाय द वे, क्या मैं पार्टनर नहीं हूँ? क्या मैं पार्टनरशिप छोड़ दूँ? हाँ, बोलो जासूस लोमड़ियो, बोलो। मुझे अथर्व की टोन सुनकर हंसी आ रही थी। वो बिल्कुल श्रेया की टोन कॉपी कर रहा था। Listen stupid! फाइनेंशियल डिसीजंस मेरे हैं, ये पहले ही डिसाइड। हमारी गाड़ी के आगे अचानक एक लड़का आ गया था। श्रेया को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े। अथर्व गुस्से में गाड़ी से निकला। अबे भोसड़ी के अंधा है क्या? उस लड़के ने बिना 1 सेकंड वेस्ट किए अथर्व के पेट पर रामपुरी चाकू लगा दिया।
कार के सामने अचानक आ गए एक लड़के को हटाने के लिए अथर्व बाहर निकला ही था कि उस लड़के ने अथर्व के पेट पर चाकू रख दिया। अबे क्या कर रहा है ये? हटा इसको। मेरी नजर तुरंत फेस पर पड़ी तो मैंने पहचाना। अबे ये तो राकेश का लड़का है। भोसड़ी के छोटू, तेरी इतनी हिम्मत। देख, मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए। मेरा पैसा वापस दे दे, मैं चला जाऊंगा। वरना क्या करेगा तू? वरना तेरे दोस्त की गांड में। उसने चाकू वाला हाथ पीछे किया ही था कि अथर्व ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ एक थप्पड़ मार दिया। छोटू बुरी तरह सड़क पर बिखर गया, लेकिन वो ऐसी जगह गिरा था कि अगर श्रेया कार आगे बढ़ाती तो उसके ऊपर से निकालनी पड़ती। ये देख श्रेया भी कार से बाहर निकल रही थी। मैंने मना कर दिया, श्रेया तू अंदर ही रह, कार स्टार्ट रख। अथर्व पगला गया तो हमें तुरंत भागना पड़ेगा। साले झाटू, 1.5 फुट के गुंडे, छोटे डॉन, तू मुझे चाकू दिखा रहा है? जानता है मैं कौन हूँ? छोटू अपनी ही फिराक में था। उसने गंदा सा मुंह बनाकर पूछा, कौन है तू? मुझे क्या पता, मेरा डब्बा दे पहले। अबे ओ लिलीपुट, वो डब्बा तेरा अब्बा ले गया। उसने हमें डब्बा ढूंढने के लिए ही हायर किया था। क्या किया था? काम पे रखा था चूतिए। छोटू ने कुछ सेकंड्स तक हमारी तरफ देखा, फिर सड़क पर लेटे लेटे ही हंसने लगा। मुझे बता रहा है मैं कौन हूँ? अबे तू क्या है बे? एक रिक्शे वाले ने तुझे काम पे रख लिया। इसे समझा ले पार्थिव, मैं बता रहा हूँ, बहुत मारूंगा। शांत हो जा तू, शांत हो जा। कोई ऐसा कांड मत कर कि हम सब की लंका लग जाए। थम जा, मुझे समझाने दे। तू कार में जा। नहीं, ये भोसड़ी का फिर कुंफू पैंडा बन जाएगा। मैं यहीं हूँ, तू बात कर। अथर्व की बात सही थी। एज अ बॉडीगार्ड मुझे उसकी जरूरत थी। मैं छोटू के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि वो उठ जाए, पर साले ने मेरा हाथ इग्नोर कर दिया और सड़क पर फैल के लेट गया। मुझे तेरा हाथ नहीं चाहिए मोटे, मुझे चाहिए मेरा डब्बा। मुझे तलब लग रही है बहुत जोर की, जल्दी से दे दे मुझे। बहुत पिनक लग रही है भाई, पेट में मरोड़ हो रही है। दे दे, एक पुड़िया दे दे। क्या पुड़िया मांग रहा है? इसको कमला पसंद खिला दे। चुप हो जा तू भोसड़ी के, वो अपनी गाड़ी के आगे लेटा है। रुक 1 मिनट। मैं उसके पास बैठ गया और उसको प्यार से समझाने लगा। देख मेरे छोटे डॉन, बात को समझ। तू नशे में अपने घर से चोरी करके ले गया था ना। तेरे बाप ने पुलिस बुलाने की बजाय हमें बुला लिया। मुझे दे दे पुड़िया, 1 पाउच दे दे बस, कोई गोली ही खिला दे। भोसड़ी के मेरी सुन ले, तेरे बाप ने हमसे कहा था कि डब्बा ढूंढे। हमने ढूंढा और उसे दे दिया। बदले में कोई रुपया पैसा भी नहीं लिया, समझा? समझ की माँ की आंख, तू एक सिगरेट ही पिला दे भाई। एक थप्पड़ में ना तो फर्श पर लोटपोट हो जाएगा साले, दूसरा मार दे तो पताल में पहुंच जाएगा। ध्यान से सुन, तेरा बाप अपने घर का सारा सामान लेकर भागने वाला है। एक बार वो गांव निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा। छोटू फिर कुछ बड़बड़ाने वाला था कि रुक गया। उसने बड़े गौर से मेरा चेहरा देखा। ओह, वो जा रहा है, कहाँ जाएगा? मुझे क्या पता, मेरा गांव थोड़ी है। तो किसका गांव है? ओ हाँ, मेरा गांव है, लेकिन घर कहाँ है? अब मुझसे रहा ना गया। मैंने उसके कान पर 2 थप्पड़ लगाए। याद आया भोसड़ी के, याद आया? हाँ हाँ, कुछ आ रहा है। बाहर रिक्शे खड़े होते हैं जनता कॉलोनी में। हाँ हाँ, मैं चलता हूँ भाई, थोड़ी दूर तक छोड़ देगा? भग भोसड़ी के, दौड़ के जा। लेकिन उसकी दौड़ में भी एक लचक थी। एक पैर नॉर्थ में गिरता था तो दूसरा वेस्ट में। कोई 300 मीटर दौड़ने के बाद वो पुराने पेड़ के पास गिर पड़ा। मैं और अथर्व उसे जाते देखते रहे। फाइनली श्रेया ने कार विंडो से मुंडी बाहर निकाली और बोली, हेलो गाइस, ये टॉम एंड जेरी शो लाइव देखने को मिल रहा है क्या? व्हाट्स गोइंग ऑन? सीरियसली वो साला ऐसे भागा जैसे अब सीधा घर जाके ही रुकेगा, पर बिल्कुल टॉम की तरह किसी पत्थर से टकराया और पेड़ के पास गिर गया। अब 10 सेकंड हो चुके थे पर उठ भी नहीं पा रहा था। श्रेया ने कार गियर में डाली। चलो यार, लेट्स गो। उसे सैन से भी तो एडवांस लेना है। यप, चल अथर्व बैठ। हम तीनों छोटू के सामने कार लेकर निकल गए। हमारे गुजर जाने तक तो वो पेड़ के पास से नहीं उठा था। मुझे वैसे भी टेंशन नहीं थी क्योंकि मेरी नज़र में वो केस क्लोज हो चुका था और हमारी कंपनी को इसके लिए कोई पैसे भी नहीं मिले थे। सो जो मर्जी आए करे, मुझे क्या। हम तीनों पुरानी मस्जिद के पास पहुंचे। हुसैन ने बोला था कि वो यहीं आएगा। हम उसे पहचानेंगे कैसे? हमें जान पहचान करने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो बस उसको व्हाट्सएप पर इंस्ट्रक्शंस देनी है कि डस्टबिन में पैसा रख दे और चले जा। I have a feeling पार्थ,
ये उतना इजी नहीं होगा जितना उस लेडी से पैसा लेना इजी था। सब हो जाएगा। शिव, तू अपना मोबाइल कैमरा ऑन कर और वहाँ जहाँ जूते चप्पल रखे हैं उनको फोकस में ले ले। ओके, लेकिन अभी तो वहाँ कोई नहीं है यार। रात की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर तो ना के बराबर लोग थे। एक दो कोई पास कर जाते थे, लेकिन शूज स्टैंड बिल्कुल खाली था। मैं वेट करने लगा। 10 मिनट निकल गए। मैं और श्रेया आगे बैठे थे, अथर पीछे था। हम दोनों हुसैन के ना आने से ज्यादा इस बात से क्यूरियस थे कि अथर इतनी देर से कुछ बोला क्यों नहीं। हमने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो सो चुका था। ये तो लुढ़क गया। डोंट वरी, इसके बिना भी काम हो जाएगा। जस्ट एडवांस ही तो लेना है। ऑल्दो आई एम नॉट फीलिंग वेल अबाउट दिस मैन। अब तू बार बार कह के मुझे भी डरा रही है। क्या करें, वापस चले? अचानक किसी ने श्रेया की साइड के विंडो पर जोर से हाथ मारा। श्रेया और मैं दोनों चौंक गए। मैंने झट से अपना फेस कवर कर लिया। श्रेया ने भी अपना स्कार्फ नाक तक खींच लिया। व्हाट द हेल? कार के बाहर हुसैन खड़ा था। हमने कार की डॉम लाइट ऑन नहीं की थी, इसलिए शायद उसे मेरा फेस नहीं दिखा, पर श्रेया उससे साफ दिख रही थी। तुम लोग हो? मैंने धीरे से श्रेया के हाथ से फोन ले लिया। रिकॉर्डिंग तो पहले से ही ऑन थी। आई वर्क फॉर देम। एडवांस कहाँ है? इतनी क्या जल्दी है? आओ जरा बैठो हमारे साथ। हुसैन ने अंदर जाने की कोशिश की तो मैंने फेस टर्न कर लिया, पर मेरे हाथ का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। हुसैन ने अंदर झांकने की कोशिश की तो मैंने फेस टर्न कर लिया, पर मेरे हाथ का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। We don't have much time. जल्दी से पैसे दो। उफ, करारी मिर्च है। ये जासूसी लाइन में कैसे घुसी? I said give us the money or we are leaving. अरे रुक ना, ये कौन है तेरे साथ? तेरा खसम है ये? बस नाइट आउट कर रहे हो तुम लोग? हुसैन ने श्रेया के स्कार्फ के ऊपर से ही गाल पर हाथ फेरा। मेरे तन बदन में आग लग गई। बट हैरानी की बात ये थी कि श्रेया ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो चुपचाप उसे ऐसा करने दे रही थी। देखो, हमें तुम्हारा काम भी करना है। हम लेट हो रहे हैं, प्लीज। एक काम कर, इस चूतिए को वापस भेज दे काम पे और मेरे साथ थोड़ी देर अंदर चल। मैं 10 नहीं 20,000 दूंगा। बोल, चलेगी? श्रेया ने मेरी तरफ देखा। मैंने ना में सर हिला दिया। उसने इशारे से पूछा कि रिकॉर्डिंग चल रही है क्या। मैंने हल्की सी मुंडी हिला दी। श्रेया कार से बाहर निकली। वाह, तो मस्त है यार। कौन कहता है कि पैसे से कन्या नहीं खरीदी जा सकती? अब तो चेहरा दिखा दे। अभी नहीं, अंदर जाकर। मैं गुस्से में क्लियर सोच नहीं पाता, वरना समझ गया होता कि श्रेया ने ये स्टंट क्यों किया था। हुसैन ने श्रेया का हाथ पकड़ा और उसे कार के सामने से ही मस्जिद के साइड वाली बिल्डिंग में ले जाने लगा। मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया। श्रेया ने उसके कान में कुछ बोला, फिर उसको फॉर्मेलिटी के लिए हक करने लगी और फिर उसका हाथ पकड़कर कार के पास आने लगी। मुझे समझ तो कुछ नहीं आया, पर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। फिर अचानक श्रेया ने उसके कान में कुछ बोला और उसके बिटवीन द टू लेग्स बहुत तेज घुटना मारा। हुसैन जमीन पर आधा होकर गिरा। श्रेया बाहर से चिल्लाई, कार स्टार्ट कर। मुझे चलानी नहीं आती थी, पर स्टार्ट तो कर ही सकता था। मैंने तुरंत स्टार्ट की। श्रेया कार में बैठी और तुरंत बैक गियर में डालकर कार भगा ली। हुसैन दूर से चिल्लाता रह गया, रुक जा साली, कमीनी। ओह! अथर को अचानक ठंड लगने लगी। उसने बिना आंखें खोले ही बेडशीट खींचने की कोशिश की, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उसने अपनी बॉडी पर हाथ फेरा तो एक भी कपड़ा उसके शरीर पर नहीं था। वो शॉक्ड हालत में उठा तो देखा वो मेरे बेडरूम में ऑलमोस्ट नंगा लेटा हुआ था। मैं कारपेट पर आंख बंद करके लेटा था और श्रेया चेयर पर बैठी उसी को घूर रही थी। ये क्या मजाक है श्रेयू? हम घर कब आए? कट द क्रैप। तुम आयशा भाभी के साथ फिर से इन्वॉल्व हो रहे थे क्या? अथर मुझे घूरने लगा। मेरी आंखें बंद थी, फिर भी मुझे फील हो रहा था कि वो मेरी तरफ ही देख